जी, ब्रेक से आगे वापस और बात करेंगे कि भई दुनिया जो है आपको पता है एक ग्लोबल वर्ल्ड है। जब वहाँ पे किसी भी खित्ते में के किसी भी मुल्क में कोई भी मुश्किलात हों, परेशानी हो और जिस तरह हम देख रहे थे कि ये साल जो है जंगों का साल कहा जा रहा था और जंगों का साल है भी, जिसमें हमने पाकिस्तान और इंडिया की भी वॉर देखी और फिर उसके बाद सीज़ फायर हो गया। आज हमने ईरान, इसराइल, अमेरिका की जो 12 दिन से ये तमाम वॉर चल रही थी, इसके बाद आज सीज़ फायर की बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लेकिन इससे देखना ये है कि जब इस तरह किसी भी मुल्क में कहीं कोई जंग होती है या हालात ख़राब होते हैं तो पूरी दुनिया पे इसके असरात ख़ास तौर से मुआशी तौर पे क्या पड़ते हैं। सबको ही जो है इसमें सर्वाइव करना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। तो ऐसी सूरत हाल में जब दुनिया पूरी दुनिया जंग को देख रही हो और उससे निपटने की कोशिश कर रही हो, तो इस वक्त खित्ते की क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर से मौशी सूरत हाल। और पाकिस्तान में हमने देखा है कल पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट जो है वो भी काफ़ी डाउन हुई और हमने देखा ये है कि जब भी पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पे बात होती है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसे पैरामीटर कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि जब वो डाउन होती है तो पूरे मुल्क की जो मैशियत है उस पर असर पड़ता है और जब वो अप होती है तो उससे जो है बेहतरी आती है। तो क्या हकीकत है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त माहिर माशियात हैं, उनका नाम है सज्जाद सैयद साहब, उनसे मिलते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन बात यहीं से चलें शुरू करते हैं कि हम देख रहे थे कि ये जो आलमी जंग जारी थी, ख़ास तौर से ये ईरान, इसराइल और उसमें जब अमेरिका जब आ गया तो हमने देखा कि काफ़ी हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आज जो है, अब से कुछ देर पहले खबर आई कि सीज़ फायर जो है हो गया है। लेकिन ओवरऑल अगर ये जंग जारी रहती या अभी ये 12 दिन रही है, खित्ते पे जो इसके मौशी असरात हैं उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी, ऑब्वियसली बहुत तशवीशनाक सूरत-ए-हाल थी क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वाइड स्पेकुलेशन थी वो ये थी कि ईरान एज़ अ रिएक्शन हुँ, टू दीज़ अटैक्स, स्पेशली द अटैक बाय यूनाइटेड स्टेट्स, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको जो है वो ब्लॉक कर देगा। और अगर वो जो है वो एक तरह से अनचार्टेड वाटर्स बन जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हुँ, हॉर्मुज़, तो आप समझें कि दुनिया का तकरीबन 25% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ट्रेड होता है। जी। और नॉट जस्ट ऑयल बल्कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, हुँ, जापान, इन इकोनॉमीज़ के मेजर रॉ मटेरियल्स भी यहीं से ही इंपोर्ट होते हैं। जी, तकरीबन आई वुड से 35 टू 40% जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। जी। अब हमारी इकोनॉमी वैसे ही बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे खड़ी है, वैसे ही बहुत हसास है। और ऊपर से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आईएमएफ ने ये भी बता दिया था कि जो पेट्रोल पे लेवी है, वो जो है वो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत पुअर था, बहुत खराब था। तो ये स्पेकुलेशन ऑलरेडी थी कि जुलाई के अंदर जंग हो ना हो, ऑयल प्राइसेस अपनी जगह कायम रहें, जी, 20 जी, रुपए लीटर तक ऑयल जो है वो ऊपर जाने का कोशिश की। अगर उसमें आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइस को भी ऊपर बढ़ा दें, तो आप समझ रहे हैं कि उसमें आप सोच रहे थे कि ये तो शायद 50-60 रुपए लीटर एक रिविजन हो जी, जाएगी ऑयल जी, प्राइसेस के बिल्कुल। अंदर पर लीटर। और इससे आपकी मईशत तो बिल्कुल बैठ जाएगी क्योंकि आपकी सारी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, बिजली, हुँ, ये सारी ऑयल डिपेंडेंट है। आपकी इकोनॉमी का मैं तो कहता हूँ बिल्कुल और यही स्पेकुलेशन थी। आप ये समझें कि कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो एक कंटेनर की जो इंपोर्ट कॉस्ट थी वो सिर्फ स्पेकुलेशन पे $1250 से जाके $5000 पर पहुंच गई। जी, तो और स्टॉक मार्केट हमेशा प्रोएक्टिवली रिएक्ट करती है। राइट। तकरीबन 4000 पॉइंट्स जो हैं वो केएसई से निकल गए। पीएसएक्स ओवरऑल 1500 पॉइंट्स लूज कर गया। आज उम्मीद है कि शायद थोड़ी रिकवरी जी, हो जाएगी, बिल्कुल सही। क्योंकि ये सीज़ फायर अनाउंस हो गया है। आपने और ये उम्मीद ज़ाहिर की सज्जाद बढ़िया। साहब, और ये उम्मीद जो जी। है ये हमारे सामने आ गई और अब से कुछ देर पहले की ये खबर है, अभी की है बल्कि कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। कराची 100 इंडेक्स में 4361 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है जी। और इंडेक्स 1,20,529 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो आपने जिस तरह खुद भी बोला कि आज लगता है कि उम्मीद है, तो अभी ये जी, खबर आ जी। भी गई है हमारे सामने। जी, जी, जी। दिस विल बी अ ग्रीन डे फॉर स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इन्होंने कल का जितना लॉस था वो तो रिकवर कर ही लिया है। हुँ। हो सकता है आज थोड़ा और ऊपर ही चले जाएँ। तो आप समझते हैं कि ये जो बिल्कुल। खबर आई है सीज़ फायर पाकिस्तान की की इकोनॉमी का जी, जी।
कि मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी का की हेल्थ का ताल्लुक जो है ना वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से बहुत गहरा है। हुँ, और जहाँ पे ये वाली चीज़ आती है, जहाँ पे ऑयल प्राइसेस और इंपोर्ट्स और ट्रेड वगैरह ब्लॉक होने का खदशा आता है, हुँ। वहाँ पे फिर पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर बहुत वी आर वेरी वल्नरेबल बेसिकली टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये सीज़ फायर अनाउंस हो गया है, वरना हुँ। ये पाकिस्तान के लिए बहुत डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता। जी। सज्जाद साहब आपने पाकिस्तान की जहाँ बात की तो यहाँ पे हम पूरी दुनिया की आपसे बात करना चाहेंगे कि पहले तो ये बताइएगा कि अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती तो दुनिया पर इसके क्या असरात होते मुआशी तौर पर? देखिए, दुनिया में भी पाकिस्तान जैसी असरात होते हैं, लेकिन दूसरी इकोनॉमीज़ की जो कैपेबिलिटी है टू विथस्टैंड सच एक्सटर्नल शॉक्स वो हमसे बहुत बेहतर है हुँ, इस वक़्त। तो क्योंकि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी, तो फिर पूरी दुनिया में आपकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो ऊपर जाएगी। और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होने से तो आपकी शिपिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऊपर जाती है। जी, तो जी। ये पूरा मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है, जो कि इंडस्ट्रियल आउटपुट और फैक्ट्री आउटपुट को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता। इससे पूरी दुनिया में बेरोज़गारी बढ़ती, जॉब लॉसेस बेपनाह होते। और जिन कंट्रीज़ के पास रिज़र्व्स नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स नहीं है, उनके लिए तो और भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक्सचेंज रेट और फिर इंटरनेशनल डेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती। हुँ, तो दिस कुड लीड ये तो बिल्कुल एक तरह से समझें कि इट बिकम्स अ सीमलेस नेट ऑफ कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स कि एक चीज़ हो और वो आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक फेलियर की तरफ आपकी इकोनॉमी को ले जा सकती है। और जी। उस एक्सटेंट ऑफ फेलियर में पाकिस्तान नंबर 1 होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ही फ्रैजाइल, बहुत ही वल्नरेबल इकोनॉमी है। बिल्कुल, आपने सही बात की। यहाँ पे इसीलिए ये बात ज़हन में आती है कि क्या हुकूमत इस जंग की मुआशी असरात से बचने के लिए कोई स्ट्रैटेजी अपनाती? क्या ऐसे कोई पोज़ीशन थी उसकी कि वो कुछ करती? क्योंकि हमने तो ये देखा कि हमारी हुकूमत ऑलरेडी जो है इतनी इकॉनमी यहाँ की देखें तो हम आईएमएफ की बैसाखियों पे खड़े होते हैं हमेशा। जी, बिल्कुल। और ये कुछ भी नहीं कर सकते थे हम इसमें अगर ये जंग अगर फुल ब्लोन क्राइसिस होता, हुँ, तो आप क्या करते? आप जिस चीज़ के ऊपर आपका प्राइस कंट्रोल है ही नहीं, वो आप कर नहीं सकते। हुँ, और ऑयल प्राइसेज़ अगर आप इंटरनेशनली लिंक्ड हैं, वो ऊपर जा रही हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप सब्सिडी तो दे नहीं सकते, क्योंकि आईएमएफ ने तो वैसे ही आपको कहा हुआ है कि आप टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव करें। जी, आप अपने बजट का डेफ़िसिट का खसारा भी मज़ीद नहीं बढ़ा सकते। हुँ, तो ये तो बिल्कुल घुटने टेक देती वाली सिचुएशन हो जाती। यहाँ पे और जो बहुत दिनों से वैसे भी चल ही रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जी, तो शुक्र है इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा-सा नीचे कर दिया है, वरना तो पता नहीं किस तरह से ये जी, मैनेज कर रहे जी। थे। और तो जहाँ साहब हैरान पाकिस्तानी की अवाम बात तो है। जब तेल की कीमतें जो हैं एकदम से ऊपर बढ़ती हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो पाकिस्तानी अवाम जो है जो बहुत सादा सी अवाम है उसको उसको लगता है कि बस अब महंगाई आ गई ऑलरेडी इतनी है तो वो मज़ीद बढ़ जाएगी और हम महंगाई की शरह को इसी तरह से देखते हैं। हमारा इंडिकेटर यही है ख़ास तौर से अवाम का। क्या कहेंगे इस अवाम इस वक़्त जो सोच रहे हैं, क्या वाक़ई आप इसको इस तरह ही देखते हैं कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी? जी। जी, मेरे हुँ, ख्याल से ये जंग बंदी के बावजूद महँगाई बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हुँ, अगर जुलाई से ये जो पेट्रोल लेवी है, ये वापस इन्होंने 15-20 रुपए से बढ़ाया, जो कि उम्मीद है अभी 78 रुपीज़ पे है। हुँ, आईएमएफ ने इससे बोला है कि इसको आप ₹100 तक ले जाएँ। हुँ। तो यानी अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज़ अभी वहीं रहें जहाँ पे हैं, तब भी आप समझेंगे 20-22 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल प्राइस में रिविज़न हो सकती है। अब आप इसको इकोनॉमिकली नहीं, आप इसको बड़ा इनोवेटिवली देख लीजिए हुँ, कि जब ऑयल प्राइस बढ़ेंगी तो जो बस वाले हैं वो अपने किराए बढ़ाएँगे। जब जी। बस वाले किराए बढ़ाएँगे तो जो मज़दूर फैक्ट्रियों में बसों में बैठ के जाते हैं वो बोलेंगे हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। हुँ, फिर आपकी जब वो बढ़ेंगी तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। फिर जो अ, बेसिक चीज़ें हैं आटा, तेल, चीनी इनकी कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं। जब इनकी कीमतें बढ़ना शुरू होंगी तो एक गरीब आदमी के लिए तो यही असल चीज़ है उसकी रियल इनकम क्या की मेज़र का तरीका कि भई हुँ, आटा महँगा हो गया, चीनी महँगी हो गई, तेल महँगा जी। महँगा हो गया, दूध, दही ये चीज़ें महँगी होनी शुरू हो गई हैं। तो हमारे यहाँ एक दफ़ा किसी ने कोई बात बोली थी कि यार मैं बाल कटवाने गया तो हुँ, अपना डिवैल्यूएशन की वजह से नाई नाई ने भी महँगाई महँगाई कर दी है, इसका क्या ताल्लुक है? मैंने कहा
आप इसको नाई और एक्सचेंज रेट का ताल्लुक ऐसे मत देखें जैसे आप मजाकिया तरीके से देख रहे हैं। हुँ, जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो नाई के लिए भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो वो भी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बचाने के लिए या उसको ऑफसेट करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाएगा। तो बिल्कुल। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, हुँ, एक डोमिनो इफेक्ट होता है ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से, जी, जो कि हम सबको लपेटे में लेगा। और किस हद तक लेगा, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि हमारी परचेजिंग पावर कितनी कॉम्प्रोमाइज होती है। एसेंशियल ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे गरीब आदमी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उससे इनइक्वालिटी बढ़ती है। हुँ, हमारे मुल्क में गुर्बत के अलावा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि लोगों को अनसेटल कर रही है, वो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है कि एक तरफ जो है वो अब 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं सड़कों पे, जी, और दूसरी तरफ इंसान के पास 20 रुपए जेब में नहीं है कि वो हुँ, एक नान खरीद ले। तो बहुत बड़ा अलमिया है, बिल्कुल आपने सही ये बात बोली। बहुत ही कहना चाहिए, तो इट्स जी। अ वेरी वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। ये तो मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह मियाँ को रहम आ गया, बचत हो गई, वरना अगर ये सीज़फायर अभी नहीं होता, हुँ, तो और अभी भी आप अल्लाह का उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह। सीज़फायर का भी फेज़ शुरू हुआ है। जी, और अभी क्योंकि आगे क्या जो होने जा उन्होंने रहा है नहीं पता। आपने सही बात कही। यहाँ पे अभी नहीं पता हमें। सजाद जी, साहब, बिल्कुल। लास्ट हाँ। में बस आपसे सिंपल से लोग जानना चाह रहे हैं, अवाम को जिस तरह ये फिक्र होती है कि आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल सब जो है एक दूसरे से इंगेज करते हैं और इनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हुकूमत की जो मौशी पॉलिसियाँ हैं, क्योंकि आप माहिर माशियात हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो आगे चल के कोई जी। बेहतरी की तरफ जाएंगी, कोई अच्छा रुख इख्तियार करेंगी, या फिर ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा? देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है पाकिस्तान की का इस वक़्त जो आईएमएफ के हिसाब से, वो हुँ, पाकिस्तान का जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जो हुँ, कि 10% पे बैठा हुआ है। आईएमएफ कहता है अब अपना बजटी खसारा कम करें और टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाएँ। अब टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए 2 तरीके, या तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, जो कंजम्पशन पे लगते हैं, वो बढ़ाएँ, या हुँ, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएँ। हमारे मुल्क में आपको भी पता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो 2% लोग देते हैं, ठीक है? फाइलर्स की तादाद क्या है, ये आपको भी पता है। और डायरेक्ट टैक्स को वसूल करने के लिए एफबीआर को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोगों हुँ, को पीछे भागना पड़ता है कि भाई, क्योंकि सब अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं पैसे। आपकी इकॉनमी अभी भी बहुत बड़ी कैश इकॉनमी है। यहाँ पे लोग गाड़ियाँ, घर, फ्लैट, प्रॉपर्टियाँ भी अभी भी कुछ पैसे कैश में खरीद करके खरीद लेते हैं, ठीक है? जी, अब जी, प्रॉपर्टी के लॉस भी आपको पता है कि ₹100 की चीज़ जो है वो ₹35 की दिखा के खरीद लो, तो ₹65 आपने व्हाइट कर दिए जो आपके पास ब्लैक में पड़े हुए थे। हुँ, ये सारे मसले मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर। तो जब आप डायरेक्ट टैक्सेस को नहीं बढ़ाते, एग्रीकल्चर अभी भी फेडरल टैक्सेशन के अंदर नहीं आ रहा, हुँ, ठीक है? हमारे जो माशाअल्लाह से एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको आप देख लीजिए, सपोर्ट प्राइस उनको मिलती हैं, फिर उनकी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, लैंड क्रूज़र्स और वीगोस और डालेस, वो सब भी चल रहे हैं। जी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हुँ, तो जब तक आप ये डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं बढ़ाएँगे, और आईएमएफ कह रहा है आप टैक्स कलेक्शन बढ़ाएँ, तो ये क्या करते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको बढ़ाना सबसे आसान काम है, लेकिन उसका सबसे जो बुरा असर पड़ता है, वो वो अवाम पे पड़ता है, और अवाम पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। गरीब अवाम पे पड़ता बिल्कुल, है। तो बिल्कुल, उससे इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। ये हुँ, अपना टारगेट करके बैठ जाते हैं कि आपको आईएमएफ से जान छुड़ानी होगी इन द लॉन्ग रन, और आपको एक सही इकोनॉमिक टैंक बैठ के बताना होगा, जिसको जी। मुल्क से सिंसियर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट जी, करने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया जब तक ये नहीं सज्जाद होगा, सैयद यहाँ साहब पे कुछ हमारे नहीं। साथ हैं, और बिल्कुल उन्होंने सही बात कही कि जब तक जो टैक्स का दायरा-कार है, ख़ास तौर से जो डायरेक्ट टैक्स है, इसको जो है लागू नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक आप अपनी माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर नहीं कर सकते। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आएँगे। रहिएगा हमारे साथ।